नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का। शुरुआत करेंगे उत्तर मांगे प्रदेश की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव धीरे धीरे करीब आ रहा है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, सियासी दलों की टेंशन बढ़ रही है, क्योंकि यूपी एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं। यहां पर ज्यादा सीटें जीतने वाले केंद्र के सारी समीकरण बदल देते हैं। भाजपा का दावा है कि वो 80 की 80 सीटें जीतेगी। सपा ने भी टारगेट 80 पर काम शुरू कर दिया है। मायावती भी इस बार सीक्रेट प्लान के साथ तैयारी में जुटी हैं। अगर तीनों बड़े दल मजबूती से तैयारी करते हैं तो फायदा आखिर किसका होगा? अगर सपा की बूथ स्तर की तैयारी मजबूत होती है तो क्या भाजपा को बड़ा नुकसान होगा? आखिर 2024 के लिए किसकी तैयारी किस पर भारी पड़ेगी? उत्तर मांग रहा है प्रदेश। (2024) की लड़ाई किस में जोश हाई? 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। पहले लखीमपुर, फिर नैमिषारण। भाजपा में बदलाव की तैयारी, सपा का प्लान पड़ेगा भारी। फोकस समाजवादी पार्टी का भी इस बार बूथ पर है। 80 सीट जीतने की जंग, वोटर लिस्ट में किसने डाला भंग? जो मतदाता सूची है, मतदाता सूची में जो कुछ जानबूझ करके चुनाव आयोग के कुछ कर्मचारी षड्यंत्र करते हैं, समाजवादी समर्थकों को वोट काट देते हैं, मतदान से वंचित कर देते हैं, जो लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। महायुद्ध से पहले भाजपा सपा में महामंथन, कांशीराम मॉडल पर बसपा का चिंतन। ऐसी सीटें हैं देश भर में जो पिछली बार हम नहीं जीत पाए थे। उत्तर प्रदेश की भी वो सीटें 14 चिन्हित हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने की है। केंद्रीय पार्टी की ओर से पूरे संगठनात्मक विषय, केंद्रीय मंत्रियों के प्रवास, हमने पूरी तैयारी, लोकसभा के संयोजक, प्रभारी, संगठन का स्ट्रक्चर, विस्तारक, प्रवासी, सारे एक संगठन की एक रचना हम लोगों ने की है। केंद्रीय गृह मंत्री जी का और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय राजनाथ जी का ये कार्यक्रम मिलेंगे, लेकिन प्राथमिकता में मुझे ऐसा लगता है कि वही 14 सीटें होंगी, उनमें से ही कार्यक्रम उनके होंगे। सॉफ्ट हार्ड हिंदुत्व पर मायावती की चोट, वोट के लिए धार्मिक बनने की होड़। इन चारों राज्यों में इस वर्ष हो रहे विधानसभा आम चुनाव में इन जरूरी मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी पूरी तैयारी के साथ यहाँ चुनाव में उतर रही है। खासकर बीजेपी व कांग्रेस में अब इस मुद्दे पर काफी प्रमुखता से लड़ाई चल रही है। इन दोनों में से कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है, वह हिंदू भक्त हैं तथा पूजा पाठ करने में भी माहिर है। भाजपा के खिलाफ सपा का सीक्रेट प्लान, कांशीराम मॉडल से मिलेगा बसपा को मुकाम। तो 2024 का प्लान चल रहा है। चलिए बताते हैं किसका क्या प्लान है। अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा संगठन में केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव करने की तैयारी है। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो बूथ स्तर पर पदाधिकारियों को ट्रेनिंग देने में जुटी है। वहीं बसपा मजबूत प्रत्याशियों की तलाश में जुटी है। भाजपा संगठन और मंत्रिमंडल में दलित और पिछड़े चेहरों को मौका दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी की बात करें तो सपा भी दलित पिछड़ों की हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर दे रही है और बसपा मुस्लिम मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश कर रही है। साथ ही मुस्लिम नेताओं पर फोकस है। भाजपा 24 में भी विकास के साथ हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेगी, लेकिन सपा इस बार सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। रणनीति में बदलाव हुआ है। वहीं बसपा कांशीराम मॉडल पर काम कर रही है। भाजपा मोदी और योगी सरकार के काम को घर घर पहुंचाने पर जोर दे रही है। समाजवादी पार्टी वोटर लिस्ट में जो नाम उनके समर्थकों के कट गए वो न कटने पाए, इस पर फोकस कर रही है। वहीं बसपा कांशीराम की तरह घर घर जाकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने के प्लान पर काम कर रही है। तो सवाल यह है कि किसकी तैयारी भारी है? क्या सॉफ्ट हिंदुत्व से सपा भाजपा को पीछे छोड़ पाएगी? क्या मायावती कांशीराम मॉडल से कमाल कर पाएंगी, या इस बार भी भाजपा का प्लान भारी पड़ेगा? आज हम इस सवाल का जवाब लेंगे राजनीतिक दलों से। मेहमानों का रुख करते हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी हैं, प्रवक्ता सपा, आलोक अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता भाजपा, अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। अनुभव, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। जिस तरीके से आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ये भाजपा सपा सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। उन्होंने अल्पसंख्यकों को साधने के लिए अवैध मज़ारों को हटाए जाने का मुद्दा उठाया। समाजवादी पार्टी का नैमिषारण प्लान हमने देखा। भाजपा से खबर आ रही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में यूपी से कुछ चेहरों को मौका मिल सकता है। मतलब सियासी सरगर्मी बहुत तेजी से अब चल रही है लखनऊ में।
देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो तापमान पारा बिल्कुल चढ़ा हुआ है और सियासी पारा भी बहुत चढ़ा हुआ है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो 2024 की तैयारी में अभी से जुटी नज़र आ रही है। और आप यकीन मानिए 42-43 डिग्री टेम्परेचर है अभी जब हम खड़े हैं इस वक्त। और ऐसे में भी हर एक पार्टी, बीजेपी की बात करिए तो उनका तो महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, जगह जगह जनसभाएं हो रही हैं, अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, जनसभाएं भी इसी गर्मी में हो रही हैं। समाजवादी पार्टी की बात करिए तो खुद लखीमपुर में प्रशिक्षण हुआ, वहाँ भी बूथ के कार्यकर्ता पहुँचे, फिर नैमिषारण्य में भी कार्यकर्ता पहुँचे और आज भी पार्टी कार्यालय पर बैठक बुलाई गई। तो जो अखिलेश यादव पर बीजेपी या अन्य लोग आरोप लगाते थे कि वो इसी में बैठकर पॉलिटिक्स करते हैं, उस छवि से निकलने की उनकी भी कोशिश है और वो भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। मायावती की बात आप करिए, उनके यहाँ भी भीतर पार्टी के अंदर अलग अलग जो है वो अभियान चलाए जा रहे हैं। कैसे पुराने जो काडर के लोग हैं उनको जोड़ा जाए, इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है। आज बीएसपी सुप्रीमो जिस तरीके से हमला बोला, अब चूंकि उत्तराखंड में जिस तरह से मजारें तोड़ी जा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है वो साथ कैसे आए, ये तो हमने निकाय के चुनाव में भी देखा कि जब 17 नगर निगमों में से तकरीबन 7 या 8 जो है उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले मेयर कैंडिडेट उतारे थे। तो हर एक पार्टी ने अपना फोकस बनाया हुआ है, सबको पता है कि कौन हमारे साथ आ सकता है। बिल्कुल, सभी का एजेंडा क्लियर है, अनुभव। चलिए राजनीतिक दलों से भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, आज मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की, उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है, न सपा रोक पाई न भाजपा रोक पा रही है। और उन्होंने ये कहा कि भाजपा और सपा में तो हिंदुत्व और अपने आप को हिंदुत्ववादी साबित करने की होड़ लगी हुई है। देखिए, मुझे लगता है कि बहन जी सूबे की बहुत बड़ी नेता है, लेकिन राजनीति आते ही उनके जो है इस तरीके के वक्तव्य आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस देश में 4 बार सरकार बनाने वाली बहन मायावती जी और 4 बार सरकार बना रही सपा, इन्होंने कभी एक समय जो है दलित, वंचित और पिछड़े वर्गों के लिए काम किया है। लेकिन आज कमोवेश सबको ये पता है कि बहन जी अपने उस रुख पे कायम नहीं है और कहीं ना कहीं वो ऐसे कैंडिडेट को चुनाव में खड़ा करती हैं जो सपा को हराए और भारतीय जनता पार्टी को उसको फायदा देती है। इसी वजह से पिछले 2022 के इलेक्शन में हम भारतीय जनता पार्टी से बहुत दूर नहीं थे। हम टोटल 8 से 9 लाख वोट दूर थे। अगर हम 403 विधानसभाओं में इसको बांटे तो हर विधानसभा में हम 22-2300 वोट पीछे रह गए। मोटा मोटा अगर ये सपोर्ट हमको कहीं से मिला होता तो आज हम सरकार में होते। तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, जहां कमियां रह गई हैं बूथ स्तर पे, उनके साथ में हम सीधा संवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ और संगठन के साथ में कर रहे हैं। जिला अध्यक्षों की पहली मीटिंग हो चुकी है। दूसरी, आप जो हमारे प्रभारी हैं लोकसभा के जो बनाए गए हैं उनके साथ मीटिंग चल रही है। तो हम अपनी तैयारी बहुत मजबूत रख रहे हैं। बहन जी रास्ते में नहीं है, कहीं ना कहीं वक्तव्य दे के भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती हैं। जनमानस में ये पूरी खबर पूरी तरीके से आ चुकी है, इसलिए स्थिति गंभीर है। एक विधायक है और जाने वाले समय में सांसद की भी स्थिति कुछ दिख नहीं रही है। ठीक है, आलोक अवस्थी जी, जैसा कि आशुतोष जी कह रहे हैं और सपा महासचिव ने भी आज बात की थी एबीपी गंगा से, तो उन्होंने कहा था कि बसपा तो वही काम करती है जिससे भाजपा का फायदा पहुंचे और वो बसपा अध्यक्ष जो है वो केवल भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। जी बड़ा हास्यास्पद है। तो 2019 में बसपा क्या भाजपा को हराने के लिए इनके साथ गठबंधन कर रही थी? दरअसल इसका जवाब समाजवादी पार्टी के महासचिव थे देते। तब तो वो गठबंधन तो गलबैया करके कर रहे थे उसमें भी, लेकिन सपा को फायदा नहीं हुआ। 5 सीटों पे वो पहले भी थे, 5 सीटों उस चुनाव में भी पाए। हाँ, मायावती जी को फायदा हो गया, 10 सीटें उनको जो है मिल गई थी लोकसभा में, जबकि 2014 के इलेक्शन में मायावती जी का खाता नहीं बन पाया। तो यह एक अलग बेमानी सी बात है। हर दल को अपनी नीतियां और अपनी कार्यक्रम करने की तैयारी है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जैसा ईमानदार नेता और जो हमारी नीतियां रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, आज इन नेताओं को मजबूर कर दिया है कि ये जो जनता के बीच में जाएं, एयर कंडीशन कमरों से बाहर निकले, व्हाइट हाउस जैसे महल में रहने वाले आज सड़कों पर धूल फांक रहे हैं। जो मर्सिडीज गाड़ियों में जो घूमते थे वो आज पैदल चल रहे हैं। ये बड़ी बात है, ये मोदी जी का करिश्मा है कि इन सबको जो है सड़कों पर वो ले आए। लेकिन वो करेंगे क्या? नेता किसको चुना जाएगा? कौन प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा? हर दल का नेता अपने को प्रधानमंत्री मान के चल रहा है। खाली एक मुद्दा इनके पास कॉमन है कि मोदी जी का विरोध करना है, मोदी को हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि सारे भ्रष्टाचारियों को वो पीछे लगे हुए हैं, सारे अपराधियों के पीछे लगे हुए, सब जेल में जा रहे हैं। जी, लेकिन आलोक अवस्थी, सवाल ये है कि अगर इतना काम पर भरोसा है तो फिर चुनाव के पहले खबर क्यों आ रही है कि उत्तर प्रदेश से कुछ और चेहरों को शामिल किया जाएगा मंत्रिमंडल में, ताकि मिशन 80 को लेकर जनता के बीच अच्छा मैसेज जाए? मैसेज तो काम से ही चला जाता है। क्या उद्देश्य जी,
ये आपके पास खबर है कि ये नया मंत्रिमंडल बनने जा रहा है, ऐसी तो कोई चर्चा पार्टी में है नहीं। और हमारे नेताओं का ये विशेषाधिकार होता है, चाहे प्रधानमंत्री जी हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, अगर वो मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं कि उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा, पार्टी संगठन की नीति पर। आशुतोष वर्मा जी आपको कुछ जवाब देना चाह रहे हैं? जी आशुतोष वर्मा। लेकिन अभी नहीं, देखिए ये इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या होगी कि पूरी मीडिया में और हर जगह खबर है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल बदल रहा है, लेकिन आलोक जी को पता नहीं है। कभी खैर, मीडिया की काम खबर सत्य नहीं होती है। नहीं आशुतोष जी, आप लोग की खबर जब आती है तो आप लोग भी नहीं मानते हैं। आशुतोष जी, आप लोग भी डिनाई कर देते हैं। चलिए आलोक जी, बहस इस पे नहीं हो रही है। बहस ये हो रही है कि जब चुनाव आता है तो कहते हैं हम काम पे जाएंगे, लेकिन 80 करोड़ जनता को राशन बांटना शुरू कर देते हैं। जब चुनाव आता है तो 2-2 हजार रुपए की किस्तें आ जाती हैं, चुनाव खत्म हो जाता है तो 2-2 हजार रुपए की किस्तें खत्म हो जाती हैं। जब चुनाव आता है तो उत्तर प्रदेश से मंत्री बनाए जाते हैं और खुद देश के प्रधानमंत्री जातियों के नाम से उनका उल्लेख करते हैं। और पहली बार इस आजाद देश में कोई प्रधानमंत्री ने जातियों से बताया कि हमने जातियों से फला जाति का ये बनाया, फला जाति का। आप लोग भी तो जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं ना आशुतोष जी, उसका मकसद क्या है? यही तो मकसद है ना कि एक एक व्यक्ति की और एक एक सिस्टम की हम जाति गिना देंगे। क्या मतलब है उसका? उसका मतलब ये है कि जातिगत जनगणना और जाति के उठा के मंत्री बनाना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जातिगत जनगणना का मतलब है समाज के जितने भी दबे कुचले वंचित वर्ग के पिछड़े जाति के लोग हैं उनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए, उनको वो जगह मिलनी चाहिए जो सन 47 से लेकर आज तक नहीं मिली है। जहाँ पे मनुवादी व्यवस्था बैठी हुई है उनको रोकना। और ठीक है, इसका जवाब लेंगे, आलोक जी से जवाब लेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। महत्वपूर्ण बड़ी खबर है, पुलिस ने बद्दो यानी कि शहनवाज उर्फ बद्दो का मेडिकल करवाया है। संजय नगर के अस्पताल में शहनवाज का मेडिकल हुआ है और मेडिकल के बाद बद्दो को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का जो मास्टरमाइंड है जिसे लाया गया है महाराष्ट्र से, उसका पुलिस ने मेडिकल करवा दिया है। संजय नगर के अस्पताल में बद्दो का मेडिकल हुआ और अब मेडिकल के बाद शहनवाज उर्फ बद्दो को कोर्ट में पुलिस पेश करेगी, रिमांड मांगी जाएगी ताकि गेमिंग के जरिए जो धर्मांतरण किया गया, बच्चों को जिस तरीके से धर्मांतरण के जाल में फंसाया गया, उसको लेकर ये जो अभी तक का मास्टरमाइंड सामने आया है। देखिए ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब इसको मेडिकल के लिए ले जाया गया और पुलिस अब इसे कोर्ट में पेश करेगी और कोर्ट में पेश करके रिमांड मांगी जाएगी इसकी। यही है शहनवाज बद्दो जिसने गेमिंग के जरिए धर्मांतरण के पूरे खेल को खेला और अब ये पुलिस के शिकंजे में है। मेडिकल के बाद बद्दो को पुलिस कोर्ट लेकर जाएगी और गेमिंग धर्मांतरण का जो मास्टर है शहनवाज और बद्दो, इसे कोर्ट में पेश करने जा रही है पुलिस। ये गेबी गंगा ने पहले ही बताया था कि 2 से 4 के बीच इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो अब पुलिस इसे कोर्ट ले जाएगी और वहां पर रिमांड मांगी जाएगी ताकि गेमिंग में फंसाकर धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है उसके चेहरे बेनकाब हो सके और पूरी साजिश का पता लगाया जा सके। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है कि शहनवाज को पुलिस कोर्ट लेकर पहुंच गई है। तो मेडिकल के बाद कोर्ट ले जाना था और अब ये जानकारी मिल रही है कि पुलिस इसे कोर्ट लेकर पहुंच गई है। तो गाजियाबाद पुलिस जो संजय नगर अस्पताल पहले पहुंची, उसके बाद इसका मेडिकल करवाया गया और अब जानकारी मिल रही है कि शहनवाज और बद्दो को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर दिया है। और यहां पर अब तक जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद पुलिस रिमांड की मांग करेगी ताकि इस जांच को आगे बढ़ाया जाए। तो संजय नगर के अस्पताल में बद्दो का मेडिकल हुआ और उसके बाद अब गेमिंग के जरिए धर्मांतरण के जो मास्टरमाइंड शहनवाज को पुलिस कोर्ट लेकर पहुंची है। सवाल 2024 की तैयारियों पे है जिस पर सभी दल लगे हुए हैं। अनुभव आपके पास आ रहे हैं, आपने पूरी चर्चा को सुना, जिस तरीके से अपनी अपनी बातें कही जा रही हैं, इन सब के बीच प्लानिंग भी चल रही है, पर जो प्लानिंग बन रही है कौन कितने बेहतर तरीके से उतार पाएगा इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। देखिए सबसे महत्वपूर्ण अवदेश ये है कि ये सियासी दल हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, इनका काम यही है, इनको चुनाव लड़ना है 5 साल में। और ये पॉलिटिकल पार्टियां यही करती हैं, चुनाव की तैयारी कैसे करती हैं, कैसे करना है, क्या रणनीति बनानी, क्या अभियान है, क्या जनसभाएं हैं, ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है। पर ये ज़रूर है कि जिस तरीके से बीजेपी की बात कर लीजिए, समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, इनके जो भी हम कहें अभियान है, कार्यक्रम है या इनका जो एक्शन है वो नज़र आ रहा है, हमें दिख रहा है कि जनसभाएं हो रही हैं, प्रशिक्षण शिविर हो रहे हैं, गर्मी में नेता निकल रहे हैं, कार्यकर्ता निकल रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो हालांकि वो पार्टी में काम करने का अलग स्टाइल है, उनका अलग तरीका है, वो अपना कैडर बेस्ड तरीके से काम करते हैं, उनके जो कोऑर्डिनेटर होते हैं वो काम करते हैं, वो भी काम कर रहे हैं।
कांग्रेस की अगर बात कर लें तो अभी कांग्रेस में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि भाई नए अध्यक्ष की बात हो रही है, फिर नए प्रभारी की बात हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं हर एक पार्टी की दिख रही हैं। पर समाजवादी पार्टी बीजेपी का एक्शन अभी दिख रहा है, हमें ग्राउंड पर दिख रहा है और यही वजह है कि बीजेपी कह रही है कि हम 80 सीटें जीतेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि 80 सीटें इस बार समाजवादी पार्टी जीतेगी। तो बीएसपी की जो तैयारी है, कांग्रेस की जो तैयारी है, तीसरे मोर्चे की बात हो रही है, हर एक जगह कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अभियान, कार्यक्रम, जनसभाएं तय हैं। पर बीजेपी देखिए, अभी एक कार्यक्रम महासंपर्क अभियान खत्म होगा, फिर जुलाई में उनका एक नया अभियान शुरू हो जाएगा उन 66 सीटों के लिए जो उनके पास पहले से हैं, यानी जो सीटें हैं उस पर भी अभियान शुरू होगा। समाजवादी पार्टी का फिर अभी आप देखिए हरदोई में प्रशिक्षण शिविर होना है। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि अभी से, यानी जब लोकसभा के चुनाव में 10 महीने 11 महीने का वक्त बचा है, उससे पहले ही कार्यकर्ताओं को बिल्कुल इंगेज रखा जाए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल आखिरी वक्त पर वो तैयार हो। बिल्कुल कार्यकर्ता इंगेज रहे, जमीन पर दिखते रहे, तब नेक टू नेक फाइट होगी। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, ये जो अभियान बनाम अभियान, कार्यक्रम बनाम कार्यक्रम चल रहा है, इसमें कांटे की टक्कर फिर देखने को मिलेगी क्या? नहीं, देखिए, पॉलिटिकल पार्टी अपना काम करती है और आपके संवाददाता ने बिल्कुल सही बोला कि हमें तो काम करना है और हमको इस बात पे ध्यान रखना है कि कहाँ पे चूक हुई है। हम इस बात को मानते हैं कि कुछ बहुत हल्की कुछ चूकों से हम इसमें 2022 का विधानसभा चुनाव हार गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको आशीर्वाद नहीं दिया है। हम अपने बूते पे 111 विधायक और 125 गठबंधन के साथ में जीत के प्रमुख विपक्षी दल हैं। हम कहीं पे चूक गए हैं, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। और हम बता दें, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के इस समय होश उड़े हैं, आज ही आपने देखा एक बड़ी न्यूज आई कि ट्विटर के पूर्व संस्थापक ने कहा कि हमारे ऊपर दबाव था भारत की सरकार के ऊपर कि अगर कुछ भी मेरे खिलाफ बोलोगे तो तुम्हारा दिल्ली में ऑफिस और इंडिया में ऑफिस बंद कर दिया जाएगा। ये हिटलर शाही तरीका है भारतीय जनता पार्टी का देश को चलाने का। वो जिस तरीके से उन्होंने सारी विपक्षी ताकतों को खत्म किया है, सीबीआई, ईडीआई, जिनका गैर जिम्मेदाराना उनका व्यवहार रहा है, विपक्षी एकता को खत्म करने का तैयार रहा है, तो जनता भी देख रही है और जनता अपने मौके का इंतजार कर रही है। जवाब ले लेते हैं। आलोक अवस्थी जी, आप लोग डरे हुए हैं क्या? आशुतोष जी करें, आप लोग डरे हैं और हर चीज को खत्म करना चाहते हैं। अब जी, हम लगातार सारे चुनाव क्या जनता के हाथ में घुल जोड़ के जीत रहे हैं। हम 2014 से कोई चुनाव नहीं हारे हुए। हम 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, लोकसभा की सीटों में हमने अपनी बरकरार रखी है और सर्वाधिक सीटें पाई। समाजवादी पार्टी 5 सीटों पे 2014 में भी थी और 2019 में भी 5 सीटों पे ही रही। विधानसभा चुनाव 2 बार हम हरा चुके समाजवादी पार्टी को। स्थानीय निकाय चुनाव में खाता नहीं खोलने दिया नगर निगमों में हमने समाजवादी पार्टी का। तो यह क्या खाली जो है झूठ के बुलंदे से हो सकता है? जनता को जो मूर्ख समझते हैं उन पार्टियों को अपने आप चिंतन करना चाहिए कि जनता उनको क्यों नकार रही है। कारण यह है कि आपके नेता की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। झूठ बोल के राजनीति नहीं हो सकती है, इसलिए आपको जनता भरोसा नहीं कर रही है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर जनता क्यों भरोसा करती है? गरीब कल्याण की तमाम योजनाएं नरेंद्र मोदी जी ने जनता के लाए हैं। आज जो है 3.5 करोड़ घर पूरे देश में गरीबों को दिए हैं। आज जो है 5 लाख रुपए का इलाज किसी भी महंगे से महंगे अस्पताल में एक गरीब करा सकता है, जो पहले सोच भी नहीं सकता। ठीक है, मतलब आंकड़ों की भी बात हो रही है, आरोप भी हैं और इन सब बीच तैयारियां भी चल रही हैं। आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो 2024 के लिए मिशन मोड में दल काम कर रहे हैं और अब देखने वाली बात होगी कि किसका प्लान जनता को पसंद आता है। उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल होता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।